लो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए एक शानदार जानदार लिस्ट। ये लिस्ट होने वाली है टॉप 5 एनिमे ऑफ दिस समर। ये ऑनगोइंग भी हो सकते हैं या फिर आने वाले भी हो सकते हैं। इन एनी केस इस लिस्ट में वो एनिमे नहीं है जिनका सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जैसे सोलो लेवलिंग। उसका पूरा रिव्यू सीजन 1 का हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि 1 आवर से भी ऊपर का है। कमाल का डिटेल्ड परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कल ही हमने ये वीडियो डाली है, इसको देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसा आप सभी को पता है कि हमारा पुराना वाला चैनल उड़ गया था, तो फिर हमारे इस नए वाले चैनल पे थोड़ी सी दया बरसा दीजिए, हमारी आंखों को वापस सुखा दीजिए। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं सीधे लिस्ट में। पर उससे पहले मैं आपको दूंगा 3 ऑनरेबल मेंशन। हाँ, टॉप 5 की लिस्ट भी, उसके ऊपर से 3 ऑनरेबल मेंशन भी, यानी कि पूरे 8। मतलब अब तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है गाइस। तो ऑनरेबल मेंशन की शुरुआत होगी रीमॉन्स्टर से। तो रीमॉन्स्टर एक इसेकाई एनीमे है और इस ऑनरेबल मेंशंस में एक्चुअली तीनों ही एनीमे एक इसेकाई एनीमे है। बट इन एनी केस जो हमारा इसेकाई एनीमे रीमॉन्स्टर है, वो स्टोरी बताता है तोमुकी कांता की। तोमुकी कांता, जैसे कि हर इसेकाई एनीमे में होता है, एक बंदा है जो कि पहले मर जाता है, फिर उसके बाद दूसरी दुनिया में जन्म लेता है। और इस बार वो जन्म लेता है गॉब्लिन की तरह। पहले वाली दुनिया में उसकी एबिलिटी थी कि वो जो भी खाता था उसकी पावर्स उसको मिल जाती थी। पर पहले वाले दुनिया में उसकी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ज्यादा खाने को है ही नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्टोपस खा के ऑक्टोपस की पावर ले सकता है। पर इस दुनिया में मैजिक है, मैजिकल क्रिएचर है, तो उसको बहुत ही खतरनाक पावर मिलती है। इस दुनिया में उसका पहला नाम गोबुरु होता है। गोबुरु, हाँ, गोबर और रू। उसके बाद बहुत सारे उसको नाम मिलते हैं, बहुत सारी उसको पावर्स मिलती हैं। अब आप पूछेंगे ये मेरी लिस्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि ऐसे ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर वाले शोज तो बहुत ज्यादा होते हैं। एक्चुअली में इसमें मेन फंडा है इस कैरेक्टर की एरोगेंस का, जहाँ पे ओवर पावर्ड कैरेक्टर मेनली ऐसे हो जाते हैं कि वो बहुत देख के डर लगते हैं, या फिर वो एरोगेंट अगर होते हैं तो फिर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एरोगेंट होते हैं। वैसे यहाँ पे ये तुच्चा एरोगेंट आदमी लगता है। मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि मैं ही मार दूं। इसको देख के कोई भी वो गोजो वाली फीलिंग नहीं आती है, जहाँ पे आप गोजो को देख के एडमिरेशन करते हैं, वही इसको देख के आपके अंदर गुस्सा आती है। ये मेन कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद है कि मुझे ये शो पसंद आने लगा है। मैं चाहता हूँ कोई इसको आके पीटे। एनीवेज, इसमें गोबुरु और गोपची की एक अच्छी सी राइवलरी भी है। मैं तो कहूंगा ऑनरेबल मेंशन के नाम पे ये कमाल का एनीमे है। दूसरे नंबर पे है आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस सो आई कैन टेक माई टाइम परफेक्टिंग माई मैजिकल एबिलिटी। हाँ, यही नाम है इसका। इसमें कहानी हमको बताई जाती है लॉयड की। लॉयड जो कि 7th प्रिंस है एक किंगडम का। तो अनलाइक बाकी लोग, इसको लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको बस इस चीज में इंटरेस्ट है वो कितनी ज्यादा मैजिक सीख पाए, मैजिक पढ़ पाए। और पूरे शो में आपको ये वही करता हुआ दिखेगा। केवल वो मैजिक पढ़ता है, और वो अगर किसी अपोनेंट से लड़ाई कर भी रहा है तो वो इसीलिए क्योंकि वो उसका मैजिक अंडरस्टैंड करना चाहता है, वो उसका स्पेल रिक्रिएट करना चाहता है। और हमको यही देखने को भी मिलता है जब उसकी फाइट होती है ग्रिम के साथ। ग्रिम जो कि उस सिटी का बहुत ही बड़ा मिथिकल डीमन था, उससे कैसे लॉयड लड़ता है और उससे लड़ते लड़ते उसकी मैजिक समझ लेता है। एनीवेज, ये शो हमारी ऑनरेबल लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इसमें भी अलग सा एक ट्विस्ट है। इसमें अलग सा ट्विस्ट ये है कि हमारा जो लॉयड है वो बच्चा है, और बच्चा होने के साथ साथ वो थोड़ा सा गे भी लगता है। बट ये ट्विस्ट नहीं है। ट्विस्ट ये है कि उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है मैजिक को समझने के लिए। एनीवेज, इस शो के कपड़े जिसने भी डिजाइन किए हैं उसको जेल में होना चाहिए। हमारा आखिरी ऑनरेबल मेंशन है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3। जैसे मैंने बताया कि ये तीनों इसेकाई होने वाले हैं। एक्चुअली इसेकाई जॉनरा इस समय कुछ ज्यादा ही फल फूल रही है, जिसका ये रिजल्ट है ये। और ये एक्चुअली मेरा सेकंड फेवरेट इसेकाई है ऑफ ऑल टाइम। रीमोरू टेम्पस की जो स्ट्रेंथ है वो देखने में बहुत ही कमाल की है। सबसे ज्यादा अच्छी बात इस एनिमे की है वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। अगर आप इसकी मांगा भी पढ़ते हैं तो आपको इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग समझ में आएगी, कैसे हर कैरेक्टर कनेक्टेड लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि किसी कैरेक्टर को ऐसे आउट ऑफ द जंप, आउट ऑफ द ब्लू लाके रख दिया गया है। तो इतनी देर ऑनरेबल मेंशन करने के बाद चलिए अब फाइनली लिस्ट में चले हैं। ओह, 3 मिनट का इंट्रो हो गया। नंबर 5, विंड ब्रेकर। वैसे ये तो आपने हर जगह ही सुना होगा, विंड ब्रेकर विंड ब्रेकर विंड ब्रेकर। एक्चुअली में ये कहानी फॉलो करती है हारुका साकुरा को, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, जो कि फूरिन हाई स्कूल में एडमिशन लेता है। और वो फूरिन को ही विंड ब्रेकर कहा जाता है। मतलब ये जस्ट जैपनीज टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। एनीवेज, हारुका साकुरा एक डेलिक्वेंट है जो हमेशा सबसे लड़ता रहता है। उसको बीमारी भी है जो कि है हेयर विटिलाइगो। हेयर विटिलाइगो में आपके बाल सफेद हो जाते हैं, आपकी आंखें दूसरे कलर की हो जाती हैं, पर उसको एक सर्टेन एरिया में है। तो इसीलिए बचपन से उसको लोग बहुत ज्यादा बुली करते थे। अब बुली से लड़ते लड़ते वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जैसे कहते हैं ना, टफ टाइम मेक टफ मैन। तो हमारा हारुका साकुरा ऐसा ही एक टफ मैन है। तो अब उसको लड़ने में बहुत मजा आती है। तो वो आ चुका है एक नए हाई स्कूल यानी फूरिन हाई स्कूल में सबसे लड़ने के लिए। वो यहाँ से सबसे लड़ता फिरता है। एक्चुअली में कम से कम वो सोचता है कि वैसा सबसे लड़ता फिरेगा, पर यहाँ आते ही उसको पता चलता है कि एक्चुअली में सीन है क्या। तो सीन ये है कि वो विलेन बनने आया था, पर वो एक्चुअली में हीरो बनता जा रहा है। पर ये कैसे है वो तो आपको ये एनिमे देख के ही पता चलेगा। एनीवेज, काफी लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद है। काफी लोग इस एनिमे को नंबर 1 पे भी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 4 की।
बोकु नो हीरो एकेडेमिया 7 सीजन यानी कि माय हीरो एकेडेमिया सीजन 7 जो कि कमाल का है। मुझे पता है कि इस सीजन में ऐसी भयानक मारे होने वाली है ना कि इसकी एडिट्स आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जैसे आपको याद होगा फर्स्ट सीजन में जो मार हुई थी डेकू और शोटो के बीच में, उसके एडिट्स हर जगह देखने को मिले थे। इस बार जो डाबी और शोटो के बीच में मार होगी उसके एडिट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इसका हम लोग हर एपिसोड रिव्यू भी अपने चैनल पे लेके ही आते हैं, तो अगर आपको जापानीज से तुरंत हिंदी में कुछ चाहिए तो वो भी हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। एनीवेज, बोकु नो हीरो एकेडेमिया 7 सीजन, इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीजन में हमारी फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। फाइनल बैटल, इसके बाद ये पूरा का पूरा एनिमे खत्म होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मिस आउट किया है तो अब मिस आउट मत करिए, ये सीजन और ये एनिमे कमाल का होने वाला है। नंबर 3, काइजू नंबर 8, हिबिनो काफ्का इसका मेन कैरेक्टर है और ये एनिमे भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके आता है और पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है इस सीजन के लिए। इस सीजन मतलब गर्मी की सीजन के लिए। एक्चुअली में ट्विस्ट ये है कि जैसे बाकी सारी जगह आप देख लीजिए कि सारे कैरेक्टर्स या तो 12 के हैं या तो 13 के हैं या तो 16 के हैं या तो 18 के हैं। सारे मेन कैरेक्टर बहुत यंग है, उनके अंदर वो यंगनेस है। वहीं पे हमारा हिबिनो काफ्का एक 32 साल का आदमी है, तो उसका ये जिंदगी का लास्ट चांस है। आप यहाँ पे किसी का लास्ट चांस रिप्रेजेंट होते हुए देख रहे हैं, पर फिर भी उसके कारण इस शो में यंगनेस नहीं जाती है। इसका जो सेकंड मेन कैरेक्टर है यानी कि रेनो, वो आपको यंगनेस ला के देता है। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, जैसे कि हमारा वॉइस कैप्टन या फिर कैप्टन मीनाशिनो। पर मेन बात इस एनिमे की कैरेक्टर्स नहीं है, मेन बात है इसकी एनिमेशन। सच बताऊं, जुजुत्सु काइसन के बाद मुझे इसका एनिमेशन सबसे अच्छा लग रहा है, डीमन स्लेयर से भी अच्छा। इसके फाइट सीन तो कितने ज्यादा ही कमाल के हैं। हिबिनो काफ्का का ट्रांसफॉर्मेशन और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसी एनिमे में। अगर आप किसी भी चीज को मिस आउट कर रहे हैं तो इसको तो एटलीस्ट मिस आउट मत ही करिए। इसका भी हर एपिसोड का रिव्यू हम अपने ही चैनल पे लेके आते हैं, तो आप अपने चैनल को रोज हक करिए, रोज देखिए, रोज किसी दीजिए और इसी चैनल पे रोज विजिट करते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कमाल कंटेंट मिलता रहता है। एनीवेज, नंबर 2, मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 पार्ट 2। हाँ, तो इसका पार्ट 2 है सीजन 2 का। ये पार्ट 1 पिछले साल ही आ चुका है। ये कहानी फॉलो करती है रूडियस ग्रे आर्ट को। रूडियस ग्रे आर्ट जो कि एक वंस अगेन रीइंकार्नेशन है, बट ये वाला इसेकाई एनिमे मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जैसे बाकी सारे इसेकाई एनिमे में आप एक बार मर जाते हैं और वापस जिंदा होते हैं तो पुरानी जिंदगी से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया जाता है। इसमें आपको कंटिन्यूअसली पुरानी जिंदगी से कनेक्शन दिखाया जाएगा। मैन गॉड जो कि आपको हमेशा रिअपीयर होते हुए दिखेगा, वो हमारे रूडियस ग्रे आर्ट को कैसे क्वेश्चन करेगा, उसकी बिलीफ को कैसे आगे बढ़ाएगा, वो भी बहुत बड़ी देखने की बात है। इसका लास्ट एपिसोड फादर्स डे को आया था और उस फादर्स डे को क्या ट्रेजेडी की है इन्होंने, भाई साहब पूछो नहीं, आंखें भर आई मेरी। बट एनीवेज, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। ये एनिमे इस लिस्ट में इतना ऊपर इसलिए है क्योंकि इसके पास वो सब कुछ है जो बाकी इसके नीचे वालों में है, पर उससे भी ज्यादा इसकी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। इसका एनिमेशन एक नंबर का है, पर इसकी स्टोरी की कॉम्प्लेक्सिटी और ये कैसे नॉर्मल लाइफ को टच करते हुए, डेवलप करते हुए इतनी अच्छी चीजें प्रेजेंट करता है, वो क्या ही बात है, उसके क्या ही कहने हैं। रूडियस एक अंडर कॉन्फिडेंट टीनेजर से कैसे ओवर कॉन्फिडेंट टीनेजर बना और कैसे वो एक प्रोडिजी से वापस एक नॉर्मल बच्चा बना, इन सब चीजों में आते जाते घूमते फिरते हमको ये एनिमेशन और हमको ये एनिमे देखने में बहुत ही कमाल का लगने वाला है। तो ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड सीरीज है, आप इसको जरूर देखें। नंबर 1, कौन गेस करेगा? ड्रम रोल्स प्लीज। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क सीजन 4। तो यानी कि ये सीजन 4 है डीमन स्लेयर का, जो कि हाशिरा, और जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें आपको देखने को मिलेगी हाशिरास की ट्रेनिंग या फिर हाशिरास के साथ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस लिए आप पूछ सकते हैं? एक्चुअली में ये ट्रेनिंग है मुजान से लड़ने के लिए। मुजान से भी फाइनल बैटल होने ही वाली है, जैसे माय हीरो एकेडेमिया में हो रही है, वैसे इसमें भी फाइनल बैटल शुरू ही होने वाली है। नेक्स्ट सीजन फाइनल बैटल गई है, पर उससे पहले यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट सेटअप किया जा रहा है। डीमन स्लेयर की सबसे बड़ी खासियत जो उसकी एनिमेशन है वो तो आपको देखने को मिलेगी इस सीजन में बहुत। इसके अलावा इस सीजन में बहुत सारा लाइट हार्डनेस है। इस सीजन की सबसे अच्छी बात यह है कि जो मांगा सबको बहुत रस्ट लगती है, वो मांगा का रशिंग इसमें नहीं की गई है। हर एक एपिसोड को बहुत ही डिटेल से बताया गया है। जैसे तांजिरो और मोइचिरो का जो इंटरेक्शन था वो मांगा में केवल 4 से 6 पैनल का था, जबकि इसमें पूरा एक एपिसोड डेडिकेट किया गया है। इसमें सारे हाशिरास को, सारे कैरेक्टर को ह्यूमनाइज किया जा रहा है ताकि फाइनल बैटल में जाने के पहले आप सबको एक बार अच्छे से समझ सके, ताकि आपको सबके पीछे की वैल्यू समझ में आ सके। मुझे नहीं लगता कि डीमन स्लेयर के लिए मुझे कोई सेलिंग पॉइंट बताने की जरूरत है। ये एक ऐसा एनिमे है जिसने एक्चुअली में एनिमे को ही पॉपुलराइज किया है। बट फिर भी अगर आप कुछ कमाल का देखना चाहते हैं, तड़कता भड़कता, और आप श्योर भी रहना चाहते हैं पर वो हिट करेगा, कोई फालतू की चीज नहीं होगी, तो आप डीमन स्लेयर का ये सीजन जरूर देख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी लिस्ट। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एनिमे और भी हैं, पर एक ही लिस्ट में कितने काम आ दे। पर कुछ ही दिनों के बाद हम एक नई लिस्ट लेके आएंगे अपकमिंग एनिमेस की, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए वो लिस्ट भी जानने के लिए। अगर आपको किसी भी एनिमे पे पूरी समरी चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, तो उसको कमेंट में लिख दीजिए, उसको फॉर श्योर लेके आएंगे। सो दिस हैज बीन शिवांश, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।